बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ शर्मा आपके साथ, प्रोफेसर संगीत रागी जी के साथ, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के साथ, समीर चौगांवकर जी के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है आज के प्रोग्राम में। व्यूअर्स देखिए, आज का प्रोग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग बन गया। अगर आपने पिछला हिस्सा देखा ही होगा वैसे तो आप बने रहे होंगे हमारे साथ। खबर आई भाई कि अब कांग्रेस पार्टी कह रही है ये वायनाड से सीट छोड़ देंगे राहुल गांधी, रायबरेली रखेंगे, वायनाड में उपचुनाव होगा, प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। एक खबर नंबर 1। उसके बाद दूसरी खबर दी हमको समीर जी ने, इसी बीच में समीर चौगांकर जी ने, इन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी रॉबर्ट वाड्रा को फॉलो नहीं करते हैं एक्स पर। पहले करते थे, अनफॉलो कर दिया, ये हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन फॉलो नहीं करते, ये बाकी सब लोगों ने चेक कर लिया। फिर हमने रॉबर्ट वाड्रा का एक सैंडल देखा, वो भी राहुल गांधी को फॉलो नहीं करते। तो दोनों लोग एक दूसरे को फॉलो नहीं करते। फॉलो करते थे, अनफॉलो कर दिया बाद में, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन फॉलो तो नहीं करते। अब इसके बाद आया बयान रॉबर्ट वाड्रा जी का, आपने सुना, मैंने 2 बार सुनवाया वो बयान आपको। रॉबर्ट वाड्रा ने क्या कहा प्रियंका गांधी के ऊपर? उन्होंने ये कहा कि वो बहुत अच्छी सांसद बनेंगी, और इस बार जब ये फैसले हो रहे थे, उनके वर्ड्स कोट कर रहा हूं मैं आपको, इस बार जब ये फैसले हो रहे थे तो मैंने इस बार बिल्कुल ना करके कह दिया था कि ना, इस बार तो प्रियंका पार्लियामेंट संसद जाएंगी, केवल प्रचार नहीं करेंगी प्रियंका, वो संसद जाएंगी। इस बार मैंने ये कह दिया था, डट के कह दिया था। मतलब इसका मतलब पहले ओरिजिनली प्रियंका गांधी को पार्लियामेंट भेजने का प्लान नहीं था कांग्रेस पार्टी का। ये रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं, और रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि मैंने ये कह दिया, इस बार नहीं, इस बार कुछ नहीं, इस बार तुम पार्लियामेंट जाओगी। मतलब, और ये हमें मानना चाहिए कि प्रियंका गांधी भी जाना चाहती होंगी पार्लियामेंट। कौन नहीं जाना चाहेगा? तभी आप सोचिए, मतलब पार्टी में जिस तरह की उनकी स्थिति है, हाँ, और कितने सालों से वो जाना चाह रही होंगी, लेकिन कौन कौन लोग अड़ंगा लगा रहे हैं। हाँ, तो ये बिल्कुल क्लियर है ना कि इस बार भी भेजने का कोई प्लान नहीं था। ये प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के दबाव में ये फैसला किया गया। नहीं, इसमें तो अब कोई भ्रम ही नहीं। देखिए, जब इंडिया टीवी पर उस वक्त भी रॉबर्ट ने बात की थी, तो चुनाव के दौरान वो क्या कह रहे थे? मुझे यहां से बुलावा आ रहा है, मुझे तो यहां से भी लोग कह रहे हैं, अच्छा मुझे अमेठी से ही लड़ा दो, अच्छा रायबरेली लड़ा दो, मुरादाबाद तो मेरा अपना घर है। इतनी जगह उन्होंने बताई। फिर उन्होंने कहा कि प्रियंका के लिए तो पूरे देश से आवाज उठ रही है, ना प्रियंका को लड़ाया गया ना उनको लड़ाया गया। और कई बार हम लोग इस चीज को तो मतलब देखते हुए समझ में आता है ना, भाई गांधी परिवार के भीतर का हम लोग नहीं जानते हैं। वैसे भी गांधी परिवार इस देश का ऐसा एक कठिन परिवार है कि जिसको जानना हम जैसे सामान्य लोगों के वश का नहीं है। लेकिन ये जो सामने दिख रहा है, इस पे भी अगर हम बात नहीं करें तो ये तो फिर दूध में पड़ी मक्खी को निगल जाने जैसा होगा। गंभीर गड़बड़ है, कुछ झगड़ा है जो राहुल रॉबर्ट के बीच में बहुत अच्छा नहीं। राहुल रॉबर्ट छोड़िए, मैं तो कह रहा हूं राहुल प्रियंका। मैं फिर से कह रहा हूं ना कि हम जिसको कहने पॉलिटिकली करेक्ट होते हुए बोल रहे हैं कि आप राहुल प्रियंका को नहीं कह सकते, क्योंकि भाई ठीक है, वो भाई बहन की तरह प्यार दिखता है, गले मिलते दिखते हैं, हंसते दिखते हैं, लेकिन राहुल रॉबर्ट तो दिख रहा है। इससे सुंदर क्या होगा कि आपको सामने प्रमाण एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं भेज रहे थे पहले, हमने कहा भेजो इस बार। हर्षवर्धन जी, राजनीति में बहुत कुछ बाहर देखने के लिए, दिखाने के लिए भी होता है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं में, जिनके बारे में कहा जाता है कि भाई बड़े अच्छे संबंध है, वो कोई ऐसे नहीं कह सकता कि उनके अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन बताते हैं कि अच्छे संबंध है। 36 के आंकड़े के तौर पर ठीक बात। और इसको अगर थोड़ा राजनीति में होता है, संदर्भ के साथ अगर समझना हो तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इंदिरा जी के 2 पुत्र संजय गांधी और राजीव गांधी। जब तक संजय रहे तब तक राजीव राजनीति में नहीं आ पाए, और जब संजय नहीं रहे तो मेनका उस घर में रह नहीं पाई। इस सच्चाई को भी लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मैं बार बार ये दोहरा रहा हूं कि मुझे नहीं पता है वो देश का ऐसा परिवार है जिसके बारे में हम जैसे अति सामान्य लोगों को, पत्रकारों को पता नहीं चल सकता। वो बड़े लोग जानते होंगे, लेकिन जो दिख रहा है वो ऑब्जर्वेशन तो हम करेंगे ना, कि जब तक संजय और राजीव रहे तो राजीव राजनीति में नहीं आ पाए, जब संजय गांधी नहीं रहे तो मेनका उस घर में रह नहीं पाई, अपना बैग लेकर उनको जाना पड़ा। और ये दोनों वो तथ्य हैं जो आज की राजनीति को अगर आप जोड़ेंगे, राहुल रॉबर्ट के ये जो एक्स वाला प्रकरण है इसको जोड़ेंगे, और जो रॉबर्ट वाड्रा शब्दशः कह रहे हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, महाराज सामने ही सब कुछ है। तो मुझे लगता है इससे ज्यादा क्या प्रमाण हो। एक छोड़ा तो जोड़ना चाह, क्या रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी में बातचीत होती है सामान्य, या सिर्फ शिष्टाचार बातचीत होती है? सर, ये क्या कह सकते हैं? नहीं, जिस प्रकार की तलखी जो दिखी, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया और जिस प्रकार की तलखी दिखी, उससे तो ऐसा लगता है अभी भी आप अनफॉलो करना ये कोई छोटी बात नहीं है। आप कंफर्म नहीं कर रहे कि अनफॉलो किया? सर, वो कंफर्म नहीं किया। नहीं, मैं कह रहा हूं यदि फॉलो नहीं भी करना हो
तो भी ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा नहीं, देखिए उन्होंने, और रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी दावेदारी वापस नहीं ली अभी। उन्होंने कहा मैंने हमेशा ये कहा है कि पहले प्रियंका संसद जाएंगे, उसके बाद मैं जाऊंगा। ये उन्होंने अभी कहा। खैर मेरी तो इच्छा है ये। अभी आप परिवार की लिस्ट बता रहे थे, एक सीनियर जर्नलिस्ट ने लिस्ट डाली कल, मैंने कहा अच्छा पढ़ाना चाहिए, दर्शकों को बताना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू, उनकी बहन विजयलक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी, मेनका गांधी, राहुल गांधी, वरुण गांधी और अब प्रियंका गांधी। एक बात बताइए, और जोड़ते चलिए, आप कौल परिवार अरुण नेहरू, शीला कौल, दीपा कौल, मतलब आप नाम जोड़ते चले जाइए, जो हारे जीते सब मिला में तो छोड़ दिया। तो इतना बड़ा परिवार है कि उसको आप बता नहीं पाएंगे कि ये परिवार है या फिर परिवार का पूरा खानदान चुनाव लड़, पूरा खानदान। और सिर्फ चुनाव नहीं लड़ता था, विदेश में राजनयिक के तौर पर भेजा जाना है, एम्बेसडर भेजा जाना है, तो भी वही कनेक्शन काम आता था। और ये तो बहुत छोटी सी सूची है, उसकी असल सूची बनाएंगे तो वो करीब 150 लोगों की सूची बनती है, जो तुरंत समीर लग रहा है कि ये लोकसभा जो 18वीं संसद रहेगी वो अब ऐसी पहली संसद होगी कि जिसमें अब मतलब देखा जाए तो सिर्फ सोनिया गांधी परिवार का प्रतिनिधित्व रहेगा। अब देखिए तो मेनका गांधी और वरुण गांधी दोनों अब पार्लियामेंट में नजर नहीं आएंगे। बहुत लंबे समय के बाद होगा कि जब मेनका गांधी और वरुण गांधी मतलब संजय गांधी परिवार से कोई अब सांसद नहीं रहेगा उस परिवार से। देखिए रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी दोनों हार गए ना, मेनका भी हार गई, वो तो अब टिकट नहीं मिला और वो चुनाव हार गई है। देखिए बहुत लंबे समय से राहुल गांधी जो है वो रॉबर्ट वाड्रा की इस बात से नाराज थी कि जो लगातार जिस तरीके से वो बयान दे रहे थे मीडिया में, उनको इस बात से काफी नाराजगी हुई थी। जो परिवार के अंदर की खबर है कि जब उन्होंने कहा था कि कई दूसरे दलों के नेता मेरे से संपर्क में मुझसे कहते हैं आप हमारी पार्टी से चुनाव लड़ लीजिए। हाँ, ये बोला ये जब उन्होंने बात कही थी तो वो बयान पर राहुल गांधी को काफी नाराजगी हुई थी। उन्होंने इस बात की शिकायत शायद प्रियंका गांधी से भी आपत्ति दर्ज कराई थी कि उसको इस तरह से सार्वजनिक बयान नहीं देना चाहिए था। रॉबर्ट वाड्रा लगातार इस बात की कोशिश कर रहे थे कि पार्टी उन्हें या तो राज्यसभा भेजे या उत्तर प्रदेश से कहीं से चुनाव लड़ाए या राजनीति में उन्हें कहीं एडजस्ट करे। ये राज्यसभा वाली बात मैंने भी सुनी है कि राज्यसभा की उन्होंने कोशिश की थी कि राज्यसभा। रॉबर्ट वाड्रा प्रकरण से आगे बढ़ना चाह रहा हूं, प्रियंका गांधी प्रकरण से भी। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं नाम नहीं, मैं लोगों ने कहा कि आप फिरोज गांधी को आप लोग भी भूल गए। फिरोज हम लोग भी भूल गए, फिरोज गांधी वो तो भूल ही जाते हैं, हम लोग भी भूल गए। फिरोज गांधी भी एक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, बट जानबूझ के नाम नहीं ले रहा हूं, एक लिखा है लेकिन, तो मैं उस पर कमेंट आप लोगों का चाहता हूं कि राहुल गांधी हैज शोन दैट ही कैन कॉन्टेस्ट एंड विन बोथ फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। व्हाट अबाउट द वंस हु आर नॉट बायोलॉजिकली बॉर्न। राहुल गांधी तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों जगह से जीत सकते हैं, ये उन्होंने दिखा दिया। क्या जो प्रधानमंत्री की तरफ तंज कर रहे हैं वो कर पाएंगे ऐसा? सर ये गांधी परिवार कांग्रेस की मजबूरी रही है दक्षिण। आप देखिए जब इंदिरा गांधी चुनाव हार जाती है, 1977 का चुनाव रायबरेली से चुनाव हार जाती है राजनारायण से, तो वो उपचुनाव करवाती है, चिकमंगलुरु से लड़ती है, वहां उनके लिए सीट खाली की जाती है, चिकमंगलुरु से वो जीत कर आती है। नहीं, ये तो चुनौती दे रहे हैं ना, दोनों जगह से लड़ती है। प्रधानमंत्री को चुनौती दे रहे हैं, राहुल गांधी दक्षिण उत्तर दोनों से जीत गए, क्या प्रधानमंत्री में साहस है ऐसा करने का? देखिए ये सब बहुत हल्की बातें हैं। मुझे लगता है ये सब जो है ना, कांग्रेस के प्रवक्ताओं में इस प्रकार की छिछोली करने की एक होड़ लगी रहती है। होता क्या है कि जब आप दरबार के द्वारा नियुक्त किए हुए होते हैं तो दरबार के प्रति कितना आप प्रतिबद्ध हैं, आपकी प्रतिबद्धता बार बार आपको जताने की आवश्यकता पड़ती है। प्रधानमंत्री, इसमें ये पूरा विपक्ष भी अच्छी तरीके से जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे एक भी व्यक्ति, मैं फिर कह रहा हूं दोहरा करके, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक भी व्यक्ति उस कद का आज के दिन में नहीं है जो प्रधानमंत्री के कद है ही नहीं, आप कह रहे हैं। और विपक्ष का तो खैर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। आप चुनाव जीत करके आ गए, आपको 99 सीटें आ गई, आपने पिछली बार से आपने आंकड़े बढ़ा लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने चुनाव जीत लिया है और बहुत बड़ा कोई उन्होंने अच्छा याद है, उन्होंने कहा ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। नहीं, देखिए राहुल गांधी ने अभी कहा यदि और होता अगर तो हमारी उनकी 100 आती, हमारी आती 300 नहीं, ये तो उनका है ना, ये तो उनका अपना नैरेटिव है। फ्री एंड फेयर वो अभी भी कहने फ्री एंड फेयर नहीं। मैं इसीलिए कहता हूँ एक प्रपोजल उनके तरफ से, दर्शकों की तरफ से आपके स्टूडियो के माध्यम से दे देता हूँ। वो 99 सीटों पर जहां पर जीत करके आए हैं, वीवीपैट से छोड़ दीजिए, बैलेट बॉक्स से चुनाव के लिए वो एक बार सबको रिजाइन करवा दें और बैलेट बॉक्स से छोड़ दीजिए। ये जो होता था ना मतपेटी जो होता, बैलेट बॉक्स से जो चुनाव होता था, पुराने ढर्रे पर फिर से चुनाव करा लें। उसमें हो सकता है कि उनको लगता होगा कि ईवीएम गड़बड़ी हो रही है, बाकी सारी चीजें हैं। मैं तो कहता हूं कि हाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं रहा है। वो तो कह रहे थे सारी 543 पर कराओ बैलेट बॉक्स से, तो देखिए लोग चुनाव आयोग के बारे में बहुत जिक्र करता है
कि इतना हुआ, इस कंप्लेन पर नहीं हुआ, एक बहुत बड़ी संस्था के बारे में तो बात ही नहीं हुई कि उसकी इस चुनाव में क्या बड़ी भूमिका रही है, इस चुनाव को उसने कैसे प्रभावित करने की कोशिश की है। मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगा, लेकिन लोगों का आकलन होना चाहिए कि इस देश में क्या संस्थाओं ने इस चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है या नहीं की है। अरे ठीक सर, लेकिन इस पर भी ये आज नहीं तो इतिहास इसकी व्याख्या जरूर करेगा। अब चुनाव हो गया, नतीजा आ गया, आप फूले नहीं समाये जब 240 रह गई नरेंद्र मोदी की सीटें और आप 100 के करीब पहुंच गए, 99 पहुंच गए, एक आध से सीटें और जोड़ ली तो 100 के ऊपर ही हो गए शायद। अब ये एलन मस्क के बाद का इनका ये सब अब भी वो ये कह रहे हैं, एलन मस्क ने कहा कि एवरीथिंग कैन बी नट क्या हैक्ड, एनीथिंग कैन बी हैक्ड, तो ईवीएम के लिए कह रहे थे। राहुल गांधी कह रहे हैं अभी भी कह रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि अब जिस तरह से राहुल गांधी बोल रहे हैं वो देश के मतदाताओं का लगातार अपमान कर रहे हैं। और एक बात लगातार कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तौर पर 2019 के चुनाव से कही जाती थी, लेकिन मैं कभी उसको बोलता नहीं था और बहुत बड़े बड़े लोग ये कहते थे कि एक बड़ा तंत्र है जो कांग्रेस का, अधिकारियों का, देश के अलग अलग जगहों पर बैठे लोगों का, ये एक चुनाव झेल गए दूसरा नहीं झेलेंगे। ये 19 के बारे में कहा जाता था और 24 से पहले ये चर्चा खूब चलती थी और उसमें कहा जाता था कि जो इंटरनेशनल नेक्सस है वो भी शामिल हो गया है। अब जब राहुल गांधी इस तरह से चुनाव के नतीजों के बाद बार बार कहते हैं, ये बात आपने नरेंद्र मोदी के लिए कही कि एक चुनाव झेल गए दूसरा नहीं झेल। हाँ, अच्छा। मोदी को जब 14 का चुनाव झेल गए तो 19 में, 19 के पहले, और ये बड़े लोग हैं, ये देश के बड़े परिवारों के लोग हैं, आईएएस, बड़े बड़े आईएफएस, बड़े बड़े, एक तरह से कहें कि देश के बहुत बड़े परिवारों के लोग हैं। इसके बारे में उनका समूह ये कांग्रेस का इकोसिस्टम, कांग्रेस इकोसिस्टम, उनका समूह ये कहता था कि चलो ठीक है 14 में जरूरी था, 19 हम नहीं झेलेंगे। 19 में लगभग ये लोग मान रहे थे कि हम वो काम कर लेंगे जब राफेल पे चौकीदार चोर है कैंपेन चलाई गई, जब कहा गया कि सब लूट लिया, अंबानी को दे दिया। आज भी बेचारे अनिल अंबानी उस क्षण को रो रहे होंगे। मतलब हम बेचारे कह रहे हैं तो ये नहीं, वो बड़े आदमी है, हम लोगों के सामने बहुत बड़े आदमी है, लेकिन फिर भी कहां रह गए जरा सोचिए। कहा गया कि उनको एकदम मोदी ने अमीर बना दिया, इतना अमीर बना दिया कि वो दिवालिया हो गए। अगर मुकेश अंबानी नहीं बचाते तो अनिल अंबानी की कोई हैसियत नहीं रहती। खैर, लेकिन इस तरह का एक प्रोपेगेंडा किया गया। और अब जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर फ्री एंड फेयर हुआ होता तो वो 102 पर होते, हम 300 पर होते, इसका मतलब ये कि जो नरेंद्र मोदी कह रहे थे वो तो नारा था अब की बार 400 पार, लेकिन जो राहुल गांधी कह रहे हैं ये नेशनल इंटरनेशनल एक नेक्सस है, एक गिरोह है जिसने कोशिश की, वो असफल रहा। और मैं फिर से कहूंगा कि इस देश की संस्थाओं का शुक्रिया कीजिए, इस देश के चुनाव आयोग के सामने नतमस्तक होइए कि उसने ऐसी कोई भी साजिश वो इस देश में नहीं होने दी। और आज हम सब लोकतंत्र के लिए निष्कर्ष पे कैसे पहुंचे कि उनका ये कहना साजिश है, वो तो अपने फ्री एंड फेयर नहीं हुआ इसकी वजह बता रहे हैं। उन्होंने कहा मीडिया हमारा नहीं, उनका था पूरा मीडिया, और चुनाव आयोग पूरा उनकी तरफ झुका हुआ था। चुनाव आयोग ने पूरे इलेक्शन को डिजाइन इस तरीके से किया था ऐसे कि उससे बीजेपी को फायदा हो। मैं कह रहा हूं कि उन्होंने अपनी वजह बताई, आप मुझे वजह बताइए कहने की कि राहुल गांधी का ये कहना साजिश। नहीं, मैंने दो तो देखिए ये दोनों चुनाव को उदाहरण के साथ बताया, क्योंकि उनमें से किसी का नाम इसलिए नहीं कहा जा सकता कि उसका कोई मतलब नहीं है। ये भी अब मैं बोलता ही हूं, उसके आगे भी बोलना जरूरी है। ये भी कहा गया कि देश का एक और बड़ा बिजनेस घराना है जिसने 2019 में फंडिंग की थी, अब 24 में तो वो पूरी ताकत लगा देगा। किसकी फंडिंग? कांग्रेस की फंडिंग, और उसके साथ 2-3 और बड़े देश के बिजनेस समूह हैं। एक बड़ा वर्ग है जिसको लगता है कि वो जो ट्रांसफर, पोस्टिंग, कमीशन, जो दुनिया भर की, जिसको हम देशज भाषा में कहते हैं कि दलाली, वो वाला धंधा बंद हो गया, मीडिएटर्स वाला धंधा बंद हो गया, वो सारा समूह इसके साथ लगा हुआ था। और अगर हम कहें कि इसमें प्रमाण क्या है, तो आप जरा सोचिए, चुनाव के वक्त जो व्यक्ति 100 सीट का भी दावा नहीं कर पाया, इसको जितने लोग सुन रहे हैं आज कहानी कुर्सी की, इसको रिकॉर्ड करके रख लीजिए। चुनाव के वक्त राहुल गांधी 3 चरण 4 चरण बीतते ये भी नहीं बोल पाए कि हमारी यार 100 सीटें आएंगे अकेले। किसी ने सुना हो तो बताइएगा। नहीं बोला। और जब चुनाव बीत गया तो कह रहे हैं कि उनकी 102 आती, हमारी 300 के ऊपर आती। इससे बड़ा प्रमाण भला क्या होगा? इसका मतलब यह हुआ कि उन्होंने बहुत अच्छे से, उनको पता था कि उनके पक्ष में कुछ नहीं है, लेकिन एक वातावरण ऐसा तैयार करना। मैं फिर कह रहा हूं, लोकतंत्र में जनता जनार्दन तय करती है। आज आपको जो परिणाम मिला है, आपको खुश होना चाहिए कि देश ने आपको 2-2 जगह से सांसद बनाकर भेजा है। आप उन मतदाताओं को भी अपमानित। चलिए, ये तो खैर राहुल गांधी यहीं पर आ गए कि बीजेपी की 100 आती। आदित्य ठाकरे ने क्या बोला, आपने पढ़ा? आदित्य ठाकरे ने क्या बोला? आदित्य ठाकरे ने ये एग्जैक्टली यही वर्ड्स बोले कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता तो 240 नहीं, भाजपा की 40 सीट आती। 40 नंबर तो वो तो खैर नहीं जा रहा हूं मैं उस पर, वो तो उन्होंने तंज में कहा, लेकिन वो भी कह रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है।
देखिए सर, और वो जो महाराष्ट्र वाला मामला हुआ ना, ओटीपी वाला पश्चिम वाला, उसको लेकर कोर्ट जारी है। वो तो अखबार ने भी खंडन छाप दिया कि गलत खबर छापी, लेकिन वो मामला कोर्ट जा रहा है, आपको बता दूं। हम जाने दीजिए, कोर्ट तो पहले भी 40 बार ईवीएम पे सुनवाई कर चुका और निर्णय दे चुका है। देखिए, आदित्य ठाकरे ने बयान दिया, इसके पहले उद्धव ठाकरे ने भी इस बात का बयान दिया था। कांग्रेस 1 से 13 सीटों पर पहुंच जाती है महाराष्ट्र में, शरद पवार 8 सीटों पर पहुंच जाते हैं, उद्धव ठाकरे नए सिंबल नए नाम पर 9 सीटों पर पहुंच जाते हैं जब भारतीय जनता पार्टी पहुंची है। भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर आके टिक जाती है महाराष्ट्र के अंदर, उसके बाद भी इनको लगता है कि फ्री इलेक्शन नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि चित भी मेरी और पद भी मेरी, मैं अगर जीतूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सामने वाला जीत जाता है तो फिर चुनाव नहीं हुआ है। इस बार तो जीते हैं महाराष्ट्र में वो, बिल्कुल देश में इनको लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष को ये लग रहा है कि ये चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं हुए तो पूरा विपक्ष सामूहिक रूप से लोकसभा से इस्तीफा दे दे, भारतीय जनता पार्टी को पासा सरकार चला दे, पूरा विपक्ष इस्तीफा दे दे और ये बोले कि जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, जब तक बैलेट पेपर चुनाव नहीं होंगे, विपक्ष चुनाव नहीं लड़ेगा। सरकार पे दबाव बनाए, चुनाव आयोग पे दबाव बनाए। मुझे लगता है कि इस्तीफा देंगे नहीं, हम उसी सिस्टम से चुनाव लड़ेंगे, हम जीतेंगे, लोकसभा में आएंगे, लोकसभा चलने नहीं देंगे और ये कहते रहेंगे कि फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं हुए। मुझे लग रहा है ये गलत है। कांग्रेस को अगर ऐसा लगता है, अखिलेश यादव को ऐसा लगता है, उद्धव ठाकरे को लगता है, तो ये लोग इस्तीफा दे और बोले कि जब तक हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, देश के लोकतंत्र के अंदर तक चुनाव नहीं लड़ेंगे, जब तक बैलेट से चुनाव नहीं होते हैं। मुझे लगता है उसके बाद इनको समझ में आएगा कि देश में चुनाव मुझे एक्चुअली बता, मुझे राहुल गांधी ये कहें कि कुछ वो और वजह बताते कि हमारा कैंपेन और लोगों तक पहुंच जाता, अगर देश के लोगों का गुस्सा अगर हम लोग सही तरीके से उसको हम लोग उठा पाते तो ऐसा हो जाता, उनकी सीटें कम हो जाती। मैं मान लेता उस बात को कि चलो ठीक है, ये अपने ऊपर ले रहे हैं, लेकिन अभी भी आप देश के चुनाव के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा करना चाहते हैं और ये देश के लोगों की, जनता के मन में तो शक पैदा कर रहे हैं। दुनिया भर को आप ये मैसेज दे रहे हैं कि ये रिग्ड इलेक्शन है। यही तो मतलब हुआ, फ्री एंड फेयर नहीं है मतलब रिग्ड है। देखिए, इस देश के इस चुनाव को मैं 2014 और 2019 के चुनाव से बहुत बड़ी जीत मानता हूं और मैं इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी जीत मानता हूं। जैसे जैसे स्थितियां निकल के आ रही थी, पूरी दुनिया की एक बहुत बड़ी लॉबी थी जो इस चुनाव में नरेंद्र मोदी को हराने के लिए पूरी ताकत के साथ खड़ी थी। और जिस देश में जाकर के नरेंद्र मोदी अभी घूम करके आए हैं, वो पूरा पश्चिमी यूरोप के जितने कंट्री थे, बड़े बड़े ताकतवर देश, वो कभी नहीं चाहते थे कि भारत के अंदर नरेंद्र मोदी दोबारा जीत करके आए। यदि जॉर्ज सोरेस का ये अभियान था कि हम इतने बिलियन डॉलर हम इन्वेस्ट करेंगे, नरेंद्र मोदी को हमको हटाना है, और नरेंद्र मोदी के सत्ता में आते ही यहाँ से उनके एनजीओ जो फंड किए जा रहे थे वो सारे के सारे अपना बैग बांध करके बाहर चले गए, निकल गए यहाँ से। सर प्लीज डोंट माइंड, लेकिन ये वैसे ही लगता है जैसे पुराने दौर में महंगाई क्यों है, विदेशी साजिश है। नहीं, इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है। देखिए, आप इसको इतना हल्के से मत लिया कीजिए। इस देश को कम से कम इतना हल्के से इस चीज़ को खारिज मत कीजिए। एक बहुत बड़े सिस्टम काम करता है। आपको यदि मैं कहूँ कि इस देश के विश्वविद्यालयों में और पत्रकारिता के संस्थानों में, मीडिया हाउसेज में केजीबी पैसे प्लांट करती थी, पैसे दिया करके पत्रकारों से काम करवा देती थी, तो आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा। लेकिन ऐसी सारी खबरें नहीं हैं, ये तथ्यगत चीज़ें आ चुकी हैं। कैसे पीएमओ तक केजीबी का ये इन मित्रों की डायरी यदि आप पढ़ेंगे, उसमें भी आपको इसका पूरा 2 वॉल्यूम में है, आप पढ़िएगा, पूरे जिक्र है। और वो लोग हंसते थे कि भारत के मीडिया और पत्रकारों पर तंज कसते थे, कैसे ये बिके हुए दलाल की तरह काम कर रहे हैं, कैसे ये प्रोफेसर्स बिके हुए दलाल की तरह। उनके विजिट्स हुआ करते थे रसिया और चाइना के अंदर। तो ये बात इस चीज़ को एक अलग दायरे में चला जाएगा। दूसरी बात, आप सही कह रहे हैं, भारत की क्या संस्थाओं ने इस चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की अपने तरीके से? मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता, वो बेहतर है कि उस पक्ष को छोड़ दीजिए। लेकिन जानबूझ करके एक इशू को खड़ा किया गया नरेंद्र मोदी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, एंड जब चुनाव के अंदर जब प्रवेश कर रहा था। दूसरी बात, आरक्षण वाली बात नहीं, आरक्षण से इतर, मैंने कहा, मैं फिर कह रहा हूं, मैं उसका हिंट सिर्फ दे रहा हूं, मैं बाकी उस पर जिक्र नहीं करूंगा। दूसरी बात, क्या चुनाव वाकई ये फेयर था? जब आप फरेब करके जाते हैं और गारंटी कार्ड बना करके आप गांव-गांव तक चले जाते हैं और गारंटी कार्ड बंटवाते हैं और सिग्नेचर के साथ आप बंटवाते हैं, क्या ये फरेब नहीं था जब आप कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा? नरेंद्र मोदी ने तो ऐसा नहीं कहा था। ये इतना बड़ा टूल किट काम किया। आप देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है जब सोशल मीडिया भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरीके से ध्वस्त थी। आप कह रहे थे कि मीडिया उनके साथ नहीं था,
पूरे मीडिया संस्था, एक मीडिया संस्थान को तो रोज मैं देखता था 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक गाली गलौजी करते हुए अच्छा, नजर